लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसमें आपको वोट देना है। तो लोकसभा चुनाव बाकी अन्य चुनाव से थोड़ा सा समझने में जटिल होता है, क्योंकि ये मामला पूरे देश का है। तो बहुत सारे तकनीकी बात इसमें आते हैं। इन तकनीकी पहलुओं को हम किताबों में, ख़ास तौर पे स्कूल की किताबों में पढ़े हैं, परंतु इतने जटिल तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि इससे हम बहुत हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि बहुत साधारण तरीके से इन बातों को आपको बताएं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, खासतौर पर युवा भी राजनीति में रुचि लें। नमस्कार, मेरा नाम है अकील। इससे पहले कि इस लोकसभा चुनाव में आपके सांसद प्रत्याशियों की हम समीक्षा करें, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें जान लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में राजनीतिक अवेयरनेस की कमी होती है। बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते कि भाई ये राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, या देश और राज्य क्या होते हैं, ये भी नहीं जान पाते। दरअसल भारत को एक गणराज्य कहा गया है। गणराज्य यानी राज्यों का एक गण। ये गणतंत्र है। आज़ादी जब मिली तो 565 रियासतें थी, मतलब राजे रजवाड़े थे। तो जब आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और सरदार पटेल जी, इन लोगों ने इन राजाओं को ऑफर किया कि भाई आप भारत में शामिल होइए, तो इनके पास 3 विकल्प थे। या तो वो भारत में शामिल हों, या पाकिस्तान में शामिल हों, या स्वतंत्र रहें। तो शुरुआत में जैसा कि इनकी मंशा थी, कई स्वतंत्र रहना चाहते थे, परंतु इन्हें मिलाने के लिए बहुत मशक्कत किया गया और उनमें कई शर्तें रखी गई। Madhya Bharat was inaugurated by Jawaharlal Nehru on the 28th of May 1948. इस मध्य भारत में 2 ऐसे बड़े राज्य, प्रतिष्ठित राज्य, ऐतिहासिक राज्य ग्वालियर और इंदौर था, जिनमें अलग रहने की भी शक्ति थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये निश्चय किया इस मध्य भारत में आना, और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने निश्चय किया ये वो ठीक निश्चय किया, हर तरह से ठीक किया, और मैं उनको बधाई देता हूँ उसके लिए। इसलिए जो राज्य बने, इन राज्यों को शक्तियां दी गई। तो हमारे यहाँ देश में जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, इनका जो चुनाव होता है वो विधानसभा का चुनाव कहलाता है। इन राज्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिन्हें विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, और इन विधानसभा क्षेत्रों से जो जीत के प्रत्याशी जाते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। अब छत्तीसगढ़ के इन 90 विधानसभा सीटों को हम ले लें तो इसका ठीक आधा करें तो 45 यानी 45 से एक अधिक 46 जिसके पास आएगा वो राज्य में सरकार बनाएगी, जैसे हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक ऐसा ही पूरे देश में, पूरे देश को 543 अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब देश के इन 543 जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इन्हें संसदीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जब आप अभी लोकसभा चुनाव, जिसे आम चुनाव भी कहते हैं, जिसमें आम जनता चुनाव में भाग ले सकती है, इसमें जब आप वोट करेंगे तो आप अपना सांसद चुनेंगे, और ये सांसद दिल्ली में जाकर बैठेंगे और आपके लिए कानून बनाएंगे। तो एक जिला होता है जिसका एक सांसद होगा, और लगभग जैसे हमारे यहाँ, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, उत्तरी छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, तो इस एक जिला में 8 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र होंगे, जिसका एक प्रतिनिधि होगा जो होगा सांसद। अब ये जो सांसद चुन करके जाएंगे दिल्ली में, तो ये अपना नेता चुनेंगे, और वो नेता कहलाएगा प्राइम मिनिस्टर, यानी पूरे मिनिस्टर का मुखिया, और वो है प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि हम सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते। बहरहाल इस बात को आप छोड़ें। मुख्य रूप से आपको ये जानना चाहिए कि एक राज्य में और देश में क्या अंतर होता है। राज्य की शक्तियां सीमित होती हैं अपने राज्य तक। उदाहरण के लिए अगर आपने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुना है, तो इसका मंत्रिमंडल, इसके कानून और इसके बनाए हुए जितने भी तंत्र हैं वो सीमित होंगे छत्तीसगढ़ तक ही। परंतु ऐसे मामले जो पूरे समूचे देश में लागू होते हैं, उदाहरण के लिए आपके गैस के सिलेंडर का दाम कौन तय करेगा, तो केंद्र सरकार तय करेगी। आपके पेट्रोल का दाम कौन तय करेगा, डीजल का दाम कौन तय करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। तो जितने भी हैं, जैसे पूरी मिलिट्री हो गई, देश से संबंधित कोई बात हो गया, इंडियन रेलवे है, हवाई जहाज़ है, ये तमाम चीज़ें पूरे राज्यों को प्रभावित करती हैं। तो अतः
इस आम चुनाव में आप जिसे चुनेंगे, वो जो कानून बनाएंगे, वो पूरे देश पर लागू होता है। इन सब के अतिरिक्त कुछ चीज़ें और जाननी चाहिए आपको। इस पूरे देश की प्रणाली मुख्य रूप से 3 प्रकार के तंत्र या सिस्टम से चलती है, जिसे हम अपने स्कूल की किताबों में बड़ी जटिलता से पढ़ते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। मैं आपको बहुत ही साधारण और सरल तरीके से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप जब चुन करके सांसद भेजते हैं तो ये सांसद मिल करके आपस में कानून बनाते हैं। उस कानून को लागू करने का एक अलग इनका मंत्रिमंडल होता है, और अगर वो कानून गलत है तो उसकी समीक्षा कोर्ट करती है या अदालतें करती हैं। तो इस प्रकार से 3 चीज़ें होती हैं। एक, जो आपके चुने हुए विधायक होंगे राज्य में और देश में सांसद होंगे, उन्हें हम कहते हैं विधायिका। विधायिका का मतलब विधायक नहीं होता, लेजिस्लेटिव। अब इनमें से जो सरकार चुनी जाएगी, जिसकी सरकार बनेगी, वो अपना मंत्री परिषद बनाती है, मिनिस्टर बनाती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। वो कहलाती है कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, जो कानून को एग्जीक्यूट कराएगी। तो कानून को लागू कराने वाले 2 पक्ष होते हैं। एक होता है जो 5 साल रहेगा मंत्रिमंडल, जैसे देश का गृह मंत्री होगा, नागरिक उड्डयन मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। और एक स्थायी होता है एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका, जैसे ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर और अलग अलग सरकारी कर्मचारी, ये परमानेंट होते हैं। ये अपनी पूरी ज़िंदगी 62 साल, 65 साल, जो भी उनकी रिटायरमेंट की आयु है, वो तब तक रहते हैं। तो ये है हमारे पास कार्यपालिका, जो कार्य करती है, यानी कि नौकरी करने वाले जो सरकारी नौकर या शासकीय सेवक हैं, एक वो, इनके ऊपर मंत्रिमंडल जो इनके ऊपर कमांड रखती है। और जो चुने हुए, जिनको कोई मंत्रिमंडल नहीं मिलता, किसी को कोई मंत्री नहीं बनाते, वो सांसद, वो कहलाते हैं विधायिका। वो कानून बनाएंगे। और इसके बाद सबसे ऊपर होता है अदालत। ये अदालत भी अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं। सबसे नीचे में लोअर कोर्ट होगा, फिर सेशन कोर्ट होगा जिले का, उसके बाद राज्यों के हाई कोर्ट हैं और सर्वोच्च न्यायालय है। इस तरीके से पूरा यह सिस्टम चलता है। एक उदाहरण से समझा दूं, नेता आपस में मिलकर अपने लाभ के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दे दिया। The following are our conclusions. A. The electoral bond scheme, the proviso to section 29C(1) of the Representation of the People Act 1951, as amended by section 137 of the Finance Act 2017, section 182(3) of the Companies Act, as amended by section 154 of the Finance Act 2017, and section 13(A)(B), as amended by section 11 of the Finance Act 2017, are violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है, बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं। Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था। इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। और बेशर्मी देखो प्रधानमंत्री मोदी की, जब उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि थोड़ी इम्परफेक्शंस हो गई थी। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। बहाना मारते हैं कि मोदी की वजह से पता चला कि किसको कितनी फंडिंग मिली। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था। इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। इलेक्टोरल बॉन्ड सीक्रेट पॉलिटिकल फंडिंग का एक तरीका था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और स्ट्राइक डाउन किया, उसी के बाद ही हमें पता चल पाया कि किसने किसको कितना चंदा दिया। सच बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना ठहराया होता तो आपका तो बढ़िया चल रहा था वहां पर्दे के पीछे। देखिए, मेरा उद्देश्य कहीं से भी अपने चैनल को मोनेटाइज करना या पैसा कमाना नहीं है।
इसलिए सामान्य तौर पर मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि मुझे पता है यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इन अच्छी बातों को लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह की जागरूकता को आगे बढ़ाएं, खास तौर पर कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दारू और मुर्गा में जो वोट दे देते हैं, जात पात के नाम पे वोट दे देते हैं, धार्मिक उन्माद में वोट दे देते हैं, उन्हें पता चले कि दरअसल देश में जो नेता राज करते हैं, शासन करते हैं, वो हमारे वोट से करते हैं और वो वोट बहुत कीमती होता है, उसी से हमारी दशा और दिशा तय होती है। तो इसलिए वोट बहुत कीमती है। आप बेवजह के जो रील और मनोरंजन की चीज़ें बहुत फॉरवर्ड और लाइक करते हैं, उससे बेहतर है कि यदि आपको अच्छा लगता है तो इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। शुक्रिया।